तो आप जब भी आप सरसों में निश्चित ही किसान भाई से अनुरोध है कि जब भी आप पटवन करें या स्प्रे करें तो उस स्प्रे के साथ या आप पटवन में सल्फ़र का प्रयोग करेंगे। सल्फ़र का प्रयोग करने से तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। तिलहनी का फसल में तोरी और सरसों का फसल हो तो 20 से 25 दिन के बाद उसमें हम सिंचाई निश्चित ही कर देते हैं। सरकार का भी ध्यान है कि हम तिलहनी फसलों को बढ़ावा दें और काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे लगाया जा रहा है किसानों को जागरूक करने के लिए। 85 से 90% किसान रोटावेटर से ही बुआई करते हैं तोरी का। तोरी का पौधा लंबा होता है तो तोरी का पौधा लंबा होने से अगर दूसरी सिंचाई करेंगे दूसरी सिंचाई में पौधा बहुत ही लंबा हो जाता है तो उस समय वो पौधा का गिरने का शिकायत आता है और उपज प्रभावित हो जाता है। 2 सिंचाई पर्याप्त है सरसों का 18 से 20 क्विंटल उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त करने के लिए। तो उन किसान भाई से अनुरोध है निश्चित ही आप जो है हमारे यहाँ इमेजोथेरेपी आता है दवा रसायन आता है उसका जो है आप 3 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बना के स्प्रे करेंगे तो खरपतवार को काफ़ी मात्रा में नियंत्रित कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हम किसान भाइयों के लिए फिर से एक बार जो है डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं उनको अपने स्टूडियो में दोबारा से आमंत्रित किया है और आज वो आपसे बातचीत करेंगे तिलहन के बारे में और हम उनसे जानेंगे कि इस मौसम में कौन कौन से तिलहन जो है वो अभी उसके ऊपर काम होता है। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से हैं और ये कृषि वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और हम यही जानना चाहेंगे कि अभी तिलहन की खेती के बारे में अगर आपसे जानना चाहें तो यहाँ के किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे तिलहन की कौन कौन सी चीज़ों की खेती हो? हमारे यहाँ अभी वर्तमान में बहुत सारे योजना आ गया है जैसे हमारे यहाँ CRA प्रोजेक्ट चल रहा है और ख़ास करके सरकार का भी ध्यान है कि हम तिलहनी फसलों को बढ़ावा दें और काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे लगाया जा रहा है किसानों को जागरूक करने के लिए। तो इसमें अभी जितने भी हमारे बिहार के लगभग 90 से 95% किसानों ने तो तोरी की पूर्णतः बुआई कर लिए हैं, सरसों की पूर्णतः बुआई कर रहे हैं। अब रही बात इसकी प्रबंधन करने का विषय है। सूर्यमुखी का भी खेती करते हैं क्या? हाँ, सूरजमुखी का भी खेती होता है बहुत कम मात्रा में। हमारे ये जो मुजफ्फरपुर बेल्ट है वगैरह इस समय माने हमारा ये जो कहना चाहिए नॉर्थ बिहार में जो है बहुत कम मात्रा में करता है लेकिन बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सरसों और तोरी का प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले कि हम जो इसका जो बुआई जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम लोग कर लेते हैं। अब कई किसान प्रथम सिंचाई भी कर दिए होंगे, बहुत सारे किसान जो थोड़ा विलम्ब से बुआई किए हैं तो उनका अब सिंचाई की समस्या होगी। तो निश्चित ही तोरी का फसल हो तिलहनी का फसल में तोरी और सरसों का फसल हो तो 20 से 25 दिन के बाद उसमें हम सिंचाई निश्चित ही कर देते हैं। और जब सिंचाई करने के बाद जो है हम बेसिकली इसमें सिंचाई जब हम करते हैं तो यूरिया खाद हम डालते हैं पौधा का वृद्धि विकास के लिए। तो 2 किलो प्रति कट्ठा की दर से कहने का अर्थ है 100 से 110 किलोग्राम जो है हम यूरिया का उपरिवेशन करते हैं फर्स्ट पटवन के बाद। और इसी पटवन में तोरी में हम सल्फ़र भी मिला देते हैं जो हमारा होता है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फ़र हमारे पास 70% सल्फ़र मार्केट में आता है तो उसका हम प्रयोग कर देते हैं। तो ये 2 चीज़ सिंचाई एक ही सिंचाई काफ़ी है क्योंकि यहाँ के हमारे पूर्णतः किसान कहना चाहिए कि 100% नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी 85 से 90% किसान रोटावेटर से ही बुआई करते हैं तोरी का। तोरी का पौधा लंबा होता है तो तोरी का पौधा लंबा होने से अगर दूसरी सिंचाई करेंगे दूसरी सिंचाई में पौधा बहुत ही लंबा हो जाता है तो उस समय वो पौधा का गिरने का शिकायत आता है और उपज प्रभावित हो जाता है। तो हम पहली सिंचाई करने के बाद अगर सही से जीरो टिले से कई किसान करते हैं जीरो टिल से ड्रिल कम फर्टिलाइज़र मशीन या जीरो से हम कर सकते हैं लाइन सोइंग में या हम उसे किसी तरीके से हम कोई सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो एक प्रॉपर गहराई पे सरसों की या तोरी की बुआई हो जाती है। सिंचाई करने की बात करें तो आप निश्चित ही दूसरा जो हमारा बहुत ही उचित समय है जो सिंचाई करने का जो फूल गुटियाने लगता है
फूल में गोटी बनने लगता है, फूल पहला फूल जो आता है उस समय भी दूसरा सिंचाई अगर कर देते हैं तो हमारा काफ़ी उत्पादन का अच्छा खासा बढ़ जाता है। और तीसरा सिंचाई जो है पोड जो है निकलने के समय, पॉडिंग स्टेज में, जिसको हम छिमिया निकलने के समय में अगर हम करते हैं तो और भी उत्पादन मेरा बढ़ जाता है। तो हमारे बिहार में की मिट्टी और जो हमारा जो प्रैक्टिस है खेती करने का, इसमें 2 सिंचाई पर्याप्त है सरसों का 18 से 20 क्विंटल उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त करने के लिए। तो ये इतना अगर उपज हो जाता है तो हमारा का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, जो आय का आकलन करते हैं, तो हमारा अच्छा हो जाता है। तो ये हम सिंचाई प्रबंधन कर लेते हैं, यूरिया का टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं तो हमारा उत्पादन प्रभावित नहीं होता, अच्छा खासा उत्पादन ले लेते हैं। जिस तरह की बात आपने कही कि खरपतवार की समस्या क्या इसमें भी होती है? खरपतवार की समस्या खरपतवार तो कहा नहीं, हर प्रत्येक फसल में होता है। जो भी फसल उसको खरपतवार से, ये तो वैज्ञानिकों का कहना भी है कि खरपतवार से जो है 30 से 33% तक हर फसल को नुकसान होता है। तो खरपतवार का प्रबंधन बहुत ही आवश्यकता है हर फसल में करना, नहीं तो उपज में भारी गिरावट आ जाती है। तो तिलहनी फसल में भी जैसे बहुत सारे खरपतवार है, जैसे अभी रबी में खास करके फैसलिस मिनिमा मकई बोलते हैं, भुटकैया बोलते हैं, बथुआ बोलते हैं। ये सब जितने ही प्रकार के जो है खरपतवार है काफ़ी प्रभावित करता है और इससे काफ़ी गिरावट आती है उपज में। तो जो किसान भाई कर लिए हों, पटवन कर लिए हों या उनका बड़ा हो गया, तो निश्चित उसमें मैनुअली आप कर सकते हैं। माने आप खुरपी से या जो भी हो, आप वीडर जो भी है, पावर वीडर अगर यूज कर सकते हैं लाइन में अगर सोइंग किए हो तो। और जो किसान भाई अगर लेट किए हो, आप पहला सिंचाई करना हो, तो उन किसान भाई से अनुरोध है निश्चित ही आप जो है हमारे यहाँ इमेजोथेरेपी आता है, दवा रसायन आता है, उसका जो है आप 3 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बना के स्प्रे करेंगे तो खरपतवार को काफ़ी मात्रा में नियंत्रित कर सकते हैं। कीड़े लगने की भी समस्या आती है? तिलहनी का तो सबसे बड़ा शत्रु है जो विलम्ब से बुआई करेंगे। जो आगात कर लिए हैं या जो समय से कर लिए हैं उनको तो नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन जो विलम्ब से जो बुआई किए हैं उन्हें निश्चित ही लाही का सामना करना पड़ेगा उनके फसल को। तो लाही को नियंत्रण करने के लिए इमिडाक्लोरोपिड है जो 3 ml हाफ ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के स्प्रे करेंगे। एसीफेट है आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के स्प्रे करेंगे। तो जितने भी रस चूसक कीट संबंधित रसायन जो भी आपके मार्केट में मिले वो लेकर के और अनुशंसित मात्रा में उसका प्रयोग करेंगे तो लाही पूर्णतः समाप्त हो जाता है। लाही कहने का अर्थ है पानी का भी स्प्रे करेंगे तो लाही समाप्त हो जाता है। वैसे किसान भाई अगर आजकल तो जैविक खेती चल रहा है तो उसमें एक ऑर्गेनिक रसायन जैसे गोमूत्र है 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के स्प्रे करेंगे तो भी लाही समाप्त हो जाएगा। नीम का तेल आता है मार्केट में, नीम ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं या नीम का अर्क बना करके 3 से 5 से 7 10 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के स्प्रे करेंगे तो भी लाही समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सारा माना लाही मेन समस्या लाही का है हमारे यहाँ बिहार में। लाही कंट्रोल हो गया तो आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आपने कहा कि सूर्यमुखी की खेती जो है वो हमारे यहाँ कम होती है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं होगी। तो जो किसान सूर्यमुखी की खेती करने का चुनाव करते हैं उनके लिए क्या सुझाव? यहाँ पे जानकारी किसानों के जानकारी की बात रही तो जानकारी तो हमारे किसान भाई तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारा नॉलेज है, आजकल यूट्यूब है, बहुत सारा चीज़ ऐसे वो ले लेते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर एक किसान अगर खेत लगाए तो तोते को भगाने की समस्या आती है, तो तोता उसको बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो जिसके लिए जो है जो किसान भाई किए होंगे तो निश्चित ही आप अपने उसको जब फूल आ जाए, दाना आ जाए, अच्छा से उसमें दाना भर जाए तो निश्चित ही आप जो है पेपर से आप उसको कवर कर देंगे तो आपका बहुत ही अच्छा यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। तोता से रक्षा किया जा सकता है, चिड़ियों से, तो चिड़िया उसको खा लेता है। दूसरा होता है कि हेड बोरर का समस्या होता है, जिससे आपके सूरजमुखी के पौधे में जो है एक कीड़ा होता है जो हेड को आपका जो है सूरजमुखी का जो फूल है उसको उसमें छेदा कर देता है। उससे बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफॉस तो सैपरमेथ्रिन मिला हुआ रसायन आता है, 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। अभी तो सूरजमुखी का समय है नहीं, सूरजमुखी फरवरी में लगाने का हमारे यहाँ उपयुक्त समय है, तो उसमें आप लगाएंगे तो अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये सारी बातें जब हो जाती हैं तो क्या तिलहन पे भी जो ठंड का मौसम है तो और इसमें जो कुहासा लग जाता है तो क्या उसका असर होता है इसके?
ठंड का असर तो अच्छा ही होता है। जैसे अभी मान लीजिए विलम्ब से बुआई करते हैं तो ज़्यादा ठंड पड़ने से उसके फूल जो है सूख जाते हैं। अब फूल में पॉलिनेशन नहीं होता क्योंकि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। जितने ठंड में कीड़ा जैसे मधुमक्खी की बात करते हैं जो आएगा पॉलिनेशन कराएगा वो भी बहुत कम मात्रा में हमारे खेत में आएगा। तो जो आगात किए हैं तो आगात करने वाले के लिए समय से सरसों की खेती है, तोरी की खेती है, समय से आप करते हैं तो अच्छा लाभ ले लेंगे। हमारे यहाँ एक प्रभेद है जो राजेंद्र सुफलम 1 के नाम से है, हमारे विश्वविद्यालय का प्रभेद है, जो आप 10 दिसंबर तक भी लगाते हैं तो अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है। तो उसको आप लगा सकते हैं। और ये ठंड की करने की बात है तो पहला तो है फूल सूख जाना। फूल सूखने से क्या होता है कि दाने आपका नहीं आएंगे, तो दाने नहीं आएंगे तो आपका उपज प्रभावित होगा। तो फिर मेन है कि इसमें इंडिटरमिनेट फ्लावरिंग होते रहता है, ऊपर से नीचे फ्लावरिंग होते जाता है। तो पहले का ज़्यादा ठंड पड़ने से पहले का कुछ पार्ट्स जो है उसको वहाँ का फूल सूख जाने से नहीं आएगा, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में आ जाता है। तो ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो आप इसके लिए तो ठंड से बचाने के लिए या तो हम पानी पटा के सल्फ़र का प्रयोग करेंगे ताकि पौधे में गर्मी आ जाए। तो गर्मी आ जाए, पौधे के वाटर चैनल के माध्यम से सल्फ़र जाएगा तो पौधे में थोड़ा गर्मी लगेगा तो उपज अच्छा होगा। सल्फ़र को टॉनिक बोला जाता है दलहनी फसल के लिए। तो आप जब भी आप सरसों में निश्चित ही किसान भाई से अनुरोध है कि जब भी आप पटवन करें या स्प्रे करें तो उस स्प्रे के साथ या आप पटवन में सल्फ़र का प्रयोग करेंगे। सल्फ़र का प्रयोग करने से तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। तेल की मात्रा माने प्रोटीन अच्छा बनता है। जो तेल बनाने में जो प्रोटीन मदद करता है तो उसमें अच्छा माने उसमें काम करता है तो आपका उत्पादन वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो ये तमाम बातें थी तिलहन को लेकर के, और किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, कैसे उनका प्रबंधन होना चाहिए और किस तरह से आप जो है वो कीड़े से आप बचा करके एक अच्छी पैदावार पा सकते हैं, इसके बारे में हमारे कृषि वैज्ञानिक ने आपको जानकारी दी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।